चलिए, तो आज आगे हम लोग करेंगे बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी का बारे में, जीवन काल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बॉम्बे में पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रस्तुत किया था। ठीक है। ये बॉम्बे में, ठीक है, पत्रकारिता के माध्यम से, मतलब पत्रकार थे, उसी के माध्यम से इन्होंने मतलब समाज सुधार का मार्ग को क्या क्या प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी पे प्रहार किया, लोकप्रिय हिंदुत्ववाद के सुधार का प्रयास किया। उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है। अगर पूछा गया दर्पण की बात करेंगे तो एक साप्ताहिक था। कैसा था दर्पण? तो दर्पण आपको ध्यान में रखिएगा, साप्ताहिक था। साप्ताहिक था दर्पण। ठीक है, एक पत्र था। इसका प्रकाशन किसने किया दर्पण का? ध्यान में रखिए, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने किया था। किसने किया था? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने दर्पण का प्रकाशन शुरू किया था। दूसरी बात ध्यान में, कब किया था? तो 1832 में। कब किया था? 1832 में। ध्यान रखिए, इनको मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, कि क्या जानते हैं इनको? मराठी पत्रकारिता, ये एग्जाम में आ सकता है। मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने जाने वाले जाम्बेकर ने दर्पण का प्रयोग विधवा पुनर्विवाह और जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों के जागरूक करने के लिए किया। ठीक है, तो इनको मराठी पत्रकारिता के इनको जनक भी कहते हैं। और दर्पण में इन्होंने क्या चीज पे जोर दिया? तो मुख्य रूप से विधवा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के ऊपर इन्होंने बल दिया। साथ में जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल जैसे सामाजिक सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया, क्योंकि लोग जो थे वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर उनका झुकाव तो नहीं था। उस समय का हमारा समाज कैसा था? हमारा समाज उस समय की कैसा? रूढ़िवादी समाज था। क्या था? रूढ़िवादी समाज हमारा जो था उस समय का। ठीक है, तो इन्होंने इस पत्र के माध्यम से लोगों के सामाजिक जीवन में, ठीक है, सामाजिक सुधार के प्रति वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने का मतलब क्या किया? निर्देश दिया। सन 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्रिका का शुरू किया। ठीक है, इसमें दिग्दर्शन, तो दो पत्रिका यहाँ पे हो गई, दिग्दर्शन हो गया, दूसरा कौन हो गया दिग्दर्शन के अलावा? क्या हुआ दिग्दर्शन के अलावा? अभी तो बताया, दर्पण। ठीक है, दिग्दर्शन और दर्पण, ठीक है, दोनों। एक क्या, एक का नाम क्या है? दिग्दर्शन, और दूसरा का नाम क्या है? ठीक है, दर्पण। दर्पण। दोनों का शुरू किसने किया था? दिग्दर्शन और दर्पण की शुरुआत किसने की थी? बाल शास्त्री जाम्बेडकर। जाम्बेकर जी। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी को किसका पिता कहते थे? ठीक है, तो मराठी पत्रकारिता का। पत्रकारिता का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित करता था। ठीक है, तो वैज्ञानिक विषय के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर भी लेख प्रकाशित करता था। क्या नाम है? तो ध्यान में रखिएगा, पुस्तक का नाम, प्रकाशन का नाम क्या है? दिग्दर्शन। ठीक है, पत्रिका का नाम क्या है? दिग्दर्शन। जाम्बेकर ने बॉम्बे नेटिव, ठीक है, जाम्बेकर ने बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी की नींव रखी। किसकी नींव रखी? तो बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी की नींव किसने रखी? तो जाम्बेकर ने रखी। और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी शुरू किया। क्या शुरू किया? नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी से। बहुत सारे फैक्ट इनसे निकल कर आएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट है। नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत किसने की? जाम्बेकर ने की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी थी। तो सबसे पहले इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की। और इसी की एक शाखा जो थी, एक स्टूडेंट लाइब्रेरी थी, और दूसरा कौन था? साइंटिफिक लाइब्रेरी था। ठीक है, वो कोलावा और वे व्यक्ति के निदेशक के अतिरिक्त एल्फिस्टन कॉलेज के प्रथम हिंदी के प्रवक्ता भी थे। बहुत सुंदर है। ठीक है, लेक्चरल थे। किस कॉलेज में लेक्चरल थे? एल्फिस्टन कॉलेज में। ठीक है, एल्फिस्टन कॉलेज कहाँ पे? एल्फिस्टन कॉलेज बताइए, एल्फिस्टन कॉलेज कहाँ पे है? लंदन में होगा। एल्फिस्टन कॉलेज कहाँ पे बताइए? लंदन में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, बॉम्बे में। कहाँ पे एल्फिस्टन कॉलेज? बॉम्बे में। बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे, लंदन में जाके हिंदी पढ़ाएंगे नहीं? वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, एल्फिस्टन कॉलेज कहाँ पे होंगे? एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे में है। उसके पहले हिंदी के प्रवक्ता कौन थे? प्रवक्ता मतलब लेक्चरर कौन थे? तो जाम्बेकर साहब। ठीक है, क्या नाम है इनका? पूरा नाम ध्यान में रखिएगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब। तो इनसे हमारा क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले साप्ताहिक पत्र दर्पण की शुरुआत की, फिर दिग्दर्शन का शुरुआत किया। दर्पण की बात करेंगे तो विधवा विधवा पुनर्विवाह की मतलब क्या करता था? उनकी क्या बोलते थे, उनकी सराहना करता था। दिग्दर्शन के माध्यम से इन्हें मतलब क्या, ऐतिहासिक चीज के बारे में, मतलब मुख्य रूप से बात करेंगे, इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित करना शुरू किया, साइंटिफिक वैज्ञानिक विषय के अलावा भी। उसके बाद आप देखोगे तो मतलब इन्होंने मतलब जाम्बेकर साहब ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी, जो कि बाद में नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी भी शुरू की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी थी और दूसरी साइंटिफिक लाइब्रेरी थी।
पुलावा और जुएटी के निदेशक के अतिरिक्त एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रथम प्रवक्ता भी ये बने थे, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका, तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक समितियां, जिनको बोलते हैं ज्ञान प्रकाश मंडलियां, क्या बोला जाता है, ये विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक समिति थी। इसको किस नाम से जानते थे, इसको बोलते थे ज्ञान प्रकाश मंडलियां। इन्हें ज्ञान प्रकाश मंडलियों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो प्रमुख शाखाएं थी, पहली मराठी तो दूसरी गुजराती में। किसमें थी, एक मराठी में थी और दूसरी किसमें थी, गुजराती में थी। इन्हें ज्ञान प्रकाश मंडली की शाखा जो थी, ठीक है, कौन कौन से थी, मतलब किसकी समुदाय की थी, मराठी की और गुजरात का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र गुजरात, गुजरात तो कोई था ही नहीं ना, गुजरात तो 1960 में जाके बनेगा ना, ठीक है। सब बॉम्बे राज जाता था सबके अधीन, महाराष्ट्र गुजरात तो बाद में बना ना 1960 में। जिनका गठन 1848 में कुछ शिक्षित युवा भारतीयों के द्वारा किया गया था। इस मंडलियों द्वारा सामाजिक प्रश्नों एवं लोकप्रिय विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन किया गया, मतलब सभा किया गया, ठीक है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश लेने के लिए मतलब क्या करना था, प्रोत्साहित करना था। तो विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक समितियां, जिनको क्या बोला गया, ज्ञान प्रकाश मंडलिया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बालिकाओं को मतलब क्या करना, स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में किया गया। किनके किया गया था, तो इसमें बहुत सारे लोग थे, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग जो थे, समाज के शिक्षित वर्ग जो थे, वो थे, ठीक है। ठीक है, तो इनकी पहली शाखा जो थी मराठी का थी, और दूसरी शाखा की बात करें किसका था, गुजराती का था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे परमहंस मंडली, यहां से प्रश्न आता है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से, ठीक है, दादोबा पांडुरंग, मेहता जी दुर्गाराम तथा अन्य लोग शामिल थे, ठीक है। तो परमहंस मंडली की स्थापना, ठीक है, 1849 में होती है। कब होती है, 1849 में होती है। कब होती है परमहंस मंडली की स्थापना, 1849 में होती है। किनके योगदानों से, ठीक है, दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य लोग शामिल थे। गुप्त समाज के तौर पर शुरू में परमहंस मंडली ने हिंदू धर्म एवं समाज के सुधार का कार्य किया। ध्यान में रखिएगा, ये गुप्त समाज के तौर पे काम हुआ था, मतलब इसकी बैठक बहुत जगह पे होती थी, या इसके सदस्य एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ठीक है। तो गुप्त परमहंस मंडली जो थी, गुप्त समाज के तौर पे इसकी स्थापना हुआ था। किसके तौर पे, एक गुप्त समाज के तौर पे इसकी स्थापना हुआ था, ध्यान में रखना है, ठीक है। कब हुआ था इसकी स्थापना, तो 1849 में, ठीक है। किसके द्वारा, तो दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम के द्वारा। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म की सभा से जुड़ी थी। इन मंडलियों के सदस्य केवल एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। वे जाति जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करना चाहते थे। इन मंडलियों की दावतों में निम्न जाति के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था तथा उसे ही मंडली का हर सदस्य ग्रहण करता था, चाहे भले ही वो उस जाति का क्यों ना हो। तो बड़ा अच्छा काम किया इसने, मतलब सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो खाना जो बनता था ना, वो निम्न जाति के लोग ही मतलब क्या करते थे, खाना बनाते थे। और मंडली के सदस्य उनके हाथों का भोजन खाते थे, चाहे वो कितने भी बड़े जाति का क्यों ना हो। और जो महत्वपूर्ण काम होते थे वो भी मतलब क्या होता था, निम्न जाति के लोगों को ही मतलब सौंपा जाता था। इन मंडलियों ने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का भी वकालत किया। बाद में महाराष्ट्र के अनेक स्थान जैसे पूना, सतारा आदि में इन मंडलियों की शाखाएं मतलब खुल गई। शुरू में गुप्त तौर पे थी, लेकिन बाद में इसकी शाखाएं खुल जाती है। तो परमहंस मंडली ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना की बात करेंगे, 1849 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य लोगों के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। मुख्यतः काम क्या था, तो जाति की बुराई किया। जाति का बुराई करने के अलावा इसको मतलब प्रैक्टिकली रूप से इन्होंने धारण किया। प्रैक्टिकली रूप क्या, जो कि निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, उन सबको मतलब क्या किया, तो उन सबको मतलब क्या किया, उनके हाथों से बनाए गए खाना वगैरह को भी मतलब क्या किया, सभी लोगों ने ग्रहण किया, ठीक है, चाहे किसी भी जाति से, कितने भी ऊंचे जाति से क्यों ना है। तो परमहंस मंडली था, इन्होंने सामाजिक सुधार पे काम किया। अब आते हैं सत्यशोधक समाज, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फुले, ठीक है। कौन थे इनके, ज्योतिबा फुले, नाम में लगा हुआ फुले। फुले मतलब इनका जन्म जो था एक माली परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, माली परिवार में हुआ था, इनके नाम में भी लगा हुआ है, ठीक है। ज्योतिबा फुले की बात करेंगे, 1827 में माली जाति में पैदा हुए थे। माली समझते हैं ना क्या होता है, गांव वगैरह में माली जो होगा, ठीक है, फूल वगैरह घर पे लाके देते हैं, देखा है ना आपने, ठीक है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की वर्ष 1873 में। कब किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सेवा एवं स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा का मतलब क्या करना? प्रचार करना। फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध मतलब काम किया। इनकी एक पुस्तक भी है, गुलामगिरी। तो फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन में एवं गुलामगिरी के विरुद्ध मतलब काम किया। किसी भी धर्म का गुलाम मत रहो, ठीक है? जो सार्वजनिक है, सत्य धर्म है, उसका समर्थन करो। उनके ये कार्य जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में किसको? राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। राजा बाली जानते हैं ना, जिनकी आ, मतलब सुग्रीव के साथ उनका क्या था? मतभेद था। तो सुग्रीव की सहायता से राम जी के द्वारा उनका वध किया जाता। ठीक है, हत्या नहीं बोलूंगा, वध जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक किसने बनाया? ज्योतिबा फुले ने बनाया। फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करके दलितों को पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का मतलब क्या? शोषक कहा। कौन सा बोला? शोषक। मतलब ये लोग क्या करते हैं? तो पुरोहित वर्ग जो है मतलब क्या करते हैं? समाज में मतलब क्या करते हैं? शोषण करते हैं। उन्होंने अपनी पत्री सावित्री बाई की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की तथा महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर, ठीक है, विधवा पुनः विवाह कार्यक्रम को मतलब प्रारंभ किया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्री बाई फूले। उनके सहयोग से इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया? तो इन्होंने एक बालिका स्कूल की स्थापना की पूना में। कहाँ पे किया था? पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की। ठीक है, साथ में इन्होंने जब अपना जो विरोध वगैरह जब चलाया ब्राह्मणों के नीति के प्रति, उनको ब्राह्मण को शोषक वर्ग कहा, तो इन्हें ब्राह्मणों के नीति के प्रति जो इन्होंने जो विरोध जो किया, तो उसमें ब्राह्मणों का जो प्रतीक जो था, उनको श्री राम प्रभु के जगह पे इन्होंने मतलब राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। ठीक है, राजा बाली के बारे में तो आप जानते हैं ना, राजा बाली सुग्रीव के भाई थे, उनको प्रतीक बनाया। ठीक है, उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला। पुणे में उनके सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो इन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक मतलब आश्रय स्थल भी खोला था। ठीक है, साथ में अपने पत्नी के साथ मिलकर बालिका के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूना में एक मतलब इन्होंने एक स्कूल की भी स्थापना की थी। इनको क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? महात्मा बोलते हैं। अब आते हैं गोपाल हरि देशमुख जी। इनको लोक हितवादी कहा जाता। पूरा नाम क्या है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। वे ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश भी थे। ठीक है, तो ये जस्टिस थे। क्या थे ये? जस्टिस थे। ये गोपाल हरि देशमुख का, साथ में रैनाडे साहब की बात करेंगे ना, तो ये भी मतलब जस्टिस थे। रैनाडे साहब भी जस्टिस थे, गोपाल हरि देशमुख साहब भी जस्टिस है। पूछ देगा से इसमें कौन सा समाज सुधारक जो थे? एक न्यायाधीश थे। तो दो बता दे रहा हूं। ठीक है, रैनाडे साहब भी थे और गोपाल हरि देशमुख साहब भी थे। दोनों को दोनों क्या थे? जस्टिस थे। लेकिन वह सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोक हितवादी के नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। तो लोक हितवादी के नाम से सामाजिक मुद्दे पे चीजों को लिखते थे। किस पत्रिका में लिखते थे? तो प्रभाकर में लिखते थे। किसमें लिखते थे? प्रभाकर का नाम आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। उन्होंने तार्किक सिद्धांतों तथा आधुनिक एवं मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की मतलब क्या की? आलोचना की तथा सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर मतलब क्या किया? बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म की उन्होंने बोला अगर हिंदू धर्म अगर समाज सुधार की बात नहीं करता है, जैसे मान लो हिंदू धर्म में सती प्रथा है, कितनी खराब चीज है। अगर सती प्रथा का अनुमति नहीं देता उस धर्म का क्या मतलब है? इतनी खराब चीज उस धर्म में विद्वान रहे तो उस धर्म में क्यों जकड़े हुए रहे? ठीक है, बालिका की पढ़ने की अनुमति नहीं देता है तो वैसे धर्म को परिवर्तन कर देना चाहिए, ऐसा क्या नाम, गोपाल हरि देशमुख जी का कहना था। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट किया और सामाजिक तथा धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्र का भी शुरू किया। कौन सा? हितेचु, ध्यान में रखेगा। हितेचु नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाए, पूछता है तो बताइए ये पत्र का संपादन किसने शुरू किया? तो हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका के शुरू किसने की? तो इन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एवं लोक हितवादी नामक, ठीक है,
पीरियोडिलिक्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी नामक ये सब के सब पीरियोडिलिक्स थे। ये सबको मेरे संस्था थी छोटी सी, उनकी नींव डालने में किनकी भूमिका थी? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी की भूमिका थी। साथ में लोकहितवादी नाम से ये पत्रिका लिखते थे, किसमें लिखते थे? प्रभाकर में। किसमें लिखते थे? प्रभाकर में। ये मतलब क्या लिखते थे? समझ गया ना? तो यहाँ पे हितेशु नामक की बात करेंगे। हितेशु नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो गोपाल हरि देशमुख ने की थी। इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये एक न्यायाधीश थे। गोपाल हरि देशमुख क्या थे? न्यायाधीश थे। इनके अलावा किसका नाम मैंने बताया न्यायाधीश में से? वो भी न्यायाधीश थे, दोनों के दोनों सुधारविद। हम्म कोई नहीं, कोई सुन रहा है कि नहीं भी सुन रहा है? क्या किनका बताया था? गोपाल हरि देशमुख के अलावा किनका नाम बताया था कि वो भी एक न्यायाधीश थे, जस्टिस थे? सब लगता है सो गया। ठीक है, रनाडे का नाम ध्यान में रखिएगा, रनाडे जी का, ये भी एक जस्टिस थे। ठीक है, अब आते हैं गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर की बात करें, महाराष्ट्र में एक शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक थे। ये सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। इन्होंने परंपरागत मूल्यों एवं महत्वहीन प्रथाओं पर अंधविश्वास की तीव्र भर्त्सना की। अगरकर न्यू इंडिया इंग्लिश स्कूल, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गुसन कॉलेज के सह संस्थापक थे। किसके किसके सह संस्थापक थे? अगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्गुसन कॉलेज, सबके सह संस्थापक में गोपाल गणेश अगरकर का नाम आता है। फिर से बोल रहा हूं, न्यू इंग्लिश स्कूल, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, फर्गुसन कॉलेज के सह संस्थापक थे और फर्गुसन कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे। ठीक है, किसके प्रधानाचार्य थे? तो फर्गुसन कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे। वे लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई जर्नल जर्नल केसरी के प्रथम संपादक भी थे। ये भी पूछा जाता है, केसरी जो था किस भाषा में था? केसरी, केसरी किस भाषा में मराठा था? में था। मराठा। बिल्कुल, केसरी की बात करेंगे तो केसरी आपको मराठी में थी, ध्यान में रखिएगा। इसके पहले संपादक कौन थे? अगरकर साहब थे। हालांकि बाद में इन्होंने अपना अलग अगरकर। कर लिया था, लेकिन सबसे पहले संपादक की बात करेंगे, अगरकर साहब थे। ठीक है, बाद में उन्होंने सुधारक नामक स्वयं का पेरियोडिकल शुरू किया था। मतलब बाद में शुरू पेरियोडिकल का मतलब संपादक, संपादीय कार्य करना मतलब अपना अलग से शुरू कर दिया था। बाद में सुधाकर नामक जो थे अगरकर साहब ने अपने खुद से ही शुरू किया था, जिसने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के मतलब क्या किया? विरुद्ध मतलब आवाज मतलब क्या किया? उठाया। तो अगरकर साहब की बात करेंगे, महाराष्ट्र के शिक्षाविद और सामाजिक सुधार, किस कॉलेज के मतलब मतलब प्रधानाचार्य रहे थे? अभी मैंने जस्ट फर्ग्यूसन बोला, कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज के क्या थे? प्रधानाचार्य थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू की केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे? अगरकर अगरकर गणेश। साहब थे। अब बाद में इन्होंने खुद का अपना क्या शुरू कर लिया था? सुधाकर नामक खुद का ही मतलब शुरू कर लिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, लास्ट में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? खूब पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया उन्नीस सौ सोसाइटी की स्थापना कब पाँच हुई थी? 1905 में हुई थी। किसने किया था? तो गोखले कांग्रेस ने। के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी के किनके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु किनके थे? एमजी रनाडे गांधी के। जी के। ठीक है, गांधी इनके के गुरु। गुरु थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, गोखले गांधी के गुरु थे। ठीक है, इनकी स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। एमजी रनाडे की सहायता से की थी। ठीक है, रनाडे साहब गोखले के गुरु थे। ठीक है, रनाडे की सहायता से की वही थी। वही बता रहे थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीकों से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना था और लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना था। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, तो हितवाद का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो गोखले जी ने। सोसाइटी के राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। ठीक है, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो गोखले जी ने किया था, लेकिन गोखले की मृत्यु हो जाती है। गोखले जी की मृत्यु 1915 में हो जाती है, तो उसके बाद इस संस्था को संभालता कौन है? तो क्या नाम है? श्रीनिवास शास्त्री जी ने। किसने संभाला? श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष का पद संभाला। सोसाइटी अभी भी है, यद्यपि सुकुर्ती आधार होते हुए भी भारत के कई स्थलों पर काम कर रही थी। इसने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय, शरीके स्कूल, ठीक है, बलवादी प्रदान करने के शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया?
काम किया। ठीक है, तो ये सब अभी सब सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है, बाकी सब जगह बंद हो गया मतलब। महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। देखिए, पुनर्जागरण का जो केंद्र जो था वहीं से तो ये सब शुरू होगा ना। और दो ही जगह था, एक तो ये बंगाल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कौन था, महाराष्ट्र था। ये पुनर्जागरण का केंद्र था, जहाँ के जहाँ सारे विद्वान लोग जो थे, तार्किक लोग जो थे, यहीं पे मतलब थे, यहीं से निकले। तो शुरुआत में यहीं से हुई। अभी हम लोग राजा राम मोहन के बारे में इतना पीछे पढ़ा पढ़ा तो सब बंगाल का था, पढ़ा महाराष्ट्र में उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैलेगा, लेकिन शुरुआत बंगाल से फिर महाराष्ट्र में आई। अब बंगाल महाराष्ट्र राष्ट्र की में बहुत बात दिक्कत। करेंगे तो ये तो सुधारवादी आंदोलन का तो केंद्र ही था, ये दोनों के दोनों राष्ट्रवादी आंदोलन का भी केंद्र बनेगा। और भारत में आगे चल के आप देखोगे, जब उग्रवाद का थोड़ा सा मतलब विकास होगा, उग्रवाद का मतलब यहाँ से कहने का मतलब है मतलब ब्रिटिश शासन के हटाने के लिए शक्ति का प्रयोग में जब विश्वास करेंगे, तो वो भी मतलब बंगाल महाराष्ट्र से ही वो मतलब चीजें शुरू होगी। सोशल सर्विस लीग पढ़ा दे रहा हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल सर्विस लीग की बात करें तो इसकी स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बंबई में की थी। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा बंबई में की गई थी। एम एन जोशी कह सकते हैं, एन एम जोशी, ठीक है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन एवं कार्य को बेहतर दशा उपलब्ध कराना था। इस लीग ने कई स्कूल, पुस्तकालयों, अध्यक्ष कक्षों, नर्सरी कक्षाओं एवं सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके कार्यकर्ता न्यायालयों के एजेंट के रूप में कार्य करते थे तथा गरीबों एवं अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने हेतु उनकी ओर से पैरवी भी करते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है किस पार्टी के किस संस्था के कार्यकर्ता जो थे न्यायालय के एजेंट के रूप में काम करते थे, जो गरीब लोग हैं या फिर जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग जो है उनको मतलब सहायता देने के लिए उनकी तरफ से पैरवी करते थे कानूनी तरीके से। तो सोशल सर्विस लीग के झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों को सहायता, पेन क्या हुआ भाई, सहायता, व्यायामशालाओं की स्थापना की, नाट्य गृहों की स्थापना की, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम का मंचन, स्वच्छता अभियान भी इन्होंने चलाया, चिकित्सा सुविधा बहाल किया, युवा क्लबों की स्थापना की, स्काउट सेवाओं दलों की स्थापना जैसे कार्य भी लीग के द्वारा किए गए। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की। तो एन एम जोशी की बात करेंगे तो इन्होंने अखिल भारतीय एटक जिसको बोलते हैं 1920 में स्थापना किया था। और साथ में कौन थे, साथ में कौन थे, शशि थे ना, लालपाल बाल, लाल साहब, क्या नाम था उनका, लाला लाजपत नहीं राय। सही लाला राजपत राय, कौन थे, लाला राजपत राय थे साथ में, ठीक है। चेयरमैन बने थे। हाँ, एक अध्यक्ष होंगे, कुछ होंगे, ठीक है। ध्यान रखे थे, एन एम जोशी आपको ध्यान में रखना है। समझ गया ना। वकील से दयाराम भी करेगा। ये एन एम जोशी जो थे 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। गोखले के बहुत बड़े मतलब समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने मतलब बहुत सारी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से किया। इन्होंने शिक्षा देने के अलावा, सामाजिक चीजों को सुधारने के अलावा प्रैक्टिकली रूप से इन्होंने मतलब क्या किया, व्यायामशाला की स्थापना की, नाट्यगृह की स्थापना की, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम मंचों को, स्वच्छता अभियान चलाया, चिकित्सा सहायता प्रदान की, ठीक है, युवा क्लबों की स्थापना की, स्काउट सेवा दलों की स्थापना की, ताकि जो लोग जो थे समाज के दबे कुचले लोग थे जिनको मतलब न्यायिक सुविधा नहीं मिल पाता था, उनके लिए न्यायिक सुविधा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कोर्ट में इन्होंने मतलब क्या किया, फ्री में मतलब वकालत किया। इनके पार्टी, इनके मतलब इन संस्था के लोगों ने। कल के क्लास में रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित सारी चीजों को हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में मैंने आज आपको क्या, वकील थे क्या ये भी जोशी जी? नहीं, शादी वकील नहीं थे, वकील हो सकते हैं लेकिन जज तो नहीं थे। सोशल सर्विस लीग में हमने पढ़ा आज, हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। इनके कार्यकर्ता जो थे ना कोर्ट के सदस्य हुआ करते थे। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आज हमने पढ़ा। गोपाल गणेश आगरकर जी के बारे में हमने पढ़ा। गोपाल हरि देशमुख जी जिनको लोक हितवादी कहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और साथ में सत्यशोधक समाज में ज्योतिबा फुले जी के बारे में पढ़ा। परमहंस मंडली के बारे में हमने पढ़ा। और विद्यार्थियों की शैक्षणिक वैज्ञानिक समिति जिनको प्रकाश मंडली कहते थे उनके बारे में हम लोग पढ़ा। हाँ, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के बारे में पढ़ा जिन्होंने दर्पण और दिग्दर्शन की शुरुआत की थी। ये सब हमने आज पढ़ लिया। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन पढ़ेंगे। पेज नंबर याद कर लीजिए ताकि कल फिर हम लोग को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। पेज नंबर कितना है, 1897 1897, ठीक है, क्या है 210, ठीक है। पेज नंबर कितना है, तो 210 है। तो कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है।